Thank you. Okay. So there are 100 participants right now, 100 students who are attending. I got a reply from the chat box that you want the video to be repeated. We will. Are you able to hear me? My voice is audible. Okay. I got a response that you want the video to be repeated. We will see if we can repeat it at the end of the class, or you can find it out. Someone is telling me loud and clear. Okay, fine. So we will replay the video at the end, roll number 131. Okay. Right now we will go with the thermometry practical. Okay. In the last class of Sir, you studied about the temperature regulation of the body. Okay. And you are completed with the general examination, yes or no? You are done with the general examination? Okay. So you know the steps about the general examination. Okay, okay. Now, for thermometry, why do we measure the body temperature? Or when do you measure the body temperature? You can answer in the chat box. Is it necessary to measure body temperature of every patient who attend your clinic? Yes or no? Yes. Okay. It is to detect fever and abnormal conditions. Very good. Okay. जब पेशेंट आपके पास आता है, ओके, कोई भी पेशेंट, जनरली उसकी कंप्लेन क्या होती है? मेडिसिन ओपीडी में उसकी सबसे ज्यादा कंप्लेन क्या होती है? फीवर. यस, सबसे ज्यादा कंप्लेन होती है कि मुझे फीवर है, और वो हमें मेजर करना होता है कि कितना फीवर है. ओके, सो विल स्टार्टिंग द लेक्चर, द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. Okay, learning objective, we will study the normal values of body temperature. We will make it sure that we know how to measure the body temperature from axillary side, and we will study in detail about the fever. Okay, how do you proceed to when a patient visit you? मान लो तुम ओपीडी चला रहे हो और तुम्हारे ओपीडी में एक पेशेंट आया. सबसे पहले तुम क्या करोगे? जनरल एग्जामिनेशन हो चुका है तुम लोग. सबसे पहले क्या करोगे? पेशेंट आता है तो तुम, एक पेशेंट तुम्हारे डोर के अंदर आया और वो चेयर पे बैठा, व्हाट विल यू डू? आंसर लिखो. सबसे पहले क्या करोगे? आस्क हिज नेम एंड एज. वेरी गुड. रोल नंबर 64, दैट इज हिस्ट्री टेकिंग. वेरी गुड. ओके, नेम, हालचाल. अच्छा, हालचाल. फर्स्ट ऑफ ऑल स्माइल. अरे वाह, 81 रोल नंबर. चेक पर्सनालिटी. ओके, okay. So basically it's about the history taking, and you will observe the patient about his gait, how he is walking, what is his body condition. वो तुम्हें note कर लेना है, and you will start with the history taking for the patient. Okay. History taking is the first thing you will do. Okay, then it is the general examination. अब मुझे बताओ, जनरल एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्या करोगे? What you will check first of all in the general examination? Check vitals. Yes. So you will check vitals. You will check face.
ओके, फेस एक्सप्रेशन, वेरी गुड। मतलब सब तुम ऑब्जर्व करोगे कि वो कैसा है, कैसा। ओके, बीपी टेम्परेचर इज बेसिकली कम्स इन द वाइटल्स। तुम एक बाजू उसको देखोगे भी, ऑब्जर्व भी करोगे, और दूसरी बाजू उसका वाइटल्स शुरू करोगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू टेक इन वाइटल्स? बॉडी लैंग्वेज इज करेक्ट, दैट यू विल ऑब्जर्व व्हेन द पेशेंट इज एंटरिंग योर ओपीडी। सबसे पहले जनरल वाइटल्स में टेम्परेचर, वेरी गुड। उसके बाद पल्स, उसके बाद आता है पल्स, उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी रेट, और उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। सो हाउ यू विल रिमेंबर इट? इट इज TPR-BP. हाउ यू विल रिमेंबर इट? TPR-BP. ओके, यानी कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर। ओके, सो ये हुआ तुम्हारा वाइटल्स में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर। ओके, उसके बाद आता है तुम्हारा सिस्टमिक एग्जामिनेशन। जो भी सिस्टम का प्रॉब्लम है, जाते हो डॉक्टर, वो स्टेथोस्कोप से कुछ चेक करते हैं हम लोग, वो होता है तुम्हारा सिस्टमिक एग्जामिनेशन। ऑस्कल्टेशन इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सिस्टमिक एग्जामिनेशन के कौन कौन से पार्ट है पता है तुम लोगों को? डू यू नो द आंसर? सबसे पहले क्या होता है? पाल्पेशन, परकशन तो बाद में आता है, सबसे पहले क्या होता है? इंस्पेक्शन, वेरी गुड, रोल नंबर 6। सबसे पहले होता है इंस्पेक्शन, उसके बाद पाल्पेशन, उसके बाद परकशन, एंड देन यू गो फॉर ऑस्कल्टेशन। चलो मान लो सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी खत्म हो गया, उसके बाद क्या करोगे पेशेंट? उसके बाद क्या करोगे सिस्टमिक एग्जामिनेशन के बाद? एग्जामिनेशन के बाद क्या करवाते हैं हम लोग? एनी आंसर? टेस्ट, यस, रोल नंबर 140। वेट चेकअप तो बेटा जनरल एग्जामिनेशन में ले ही लेते हैं। नेसेसरी टेस्ट, वेरी गुड, रोल नंबर 50। That is a very good answer. You will do investigation only if it is necessary. Okay? और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या करोगे? डायग्नोसिस, वेरी गुड। और उसके बाद डायग्नोसिस हो गया, उसके बाद ट्रीटमेंट, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। ओके, तो उसके बाद तुम ट्रीटमेंट करोगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन इफ रिक्वायर्ड, एंड देन ट्रीटमेंट। ओके, ठीक। Now we will move forward. Okay. Now body temperature should be measured in every patient whether he complains of fever or not. हर एक पेशेंट का वाइटल्स तो तुम्हें चेक करना ही है अगर वो तुम्हारी ओपीडी में आता है। ओके, that is the must thing for every patient. Even if the patient is visiting psychiatry OPD, you are to check the vitals of the patient. Okay. ठीक है, नॉर्मल वैल्यू एक्सिलरी टेम्परेचर की क्या होती है? इट इज 36.5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5, while oral temperature is higher about 0.5 degree Celsius and rectal temperature is higher about 0.5 than oral temperature. मतलब तुम्हारा जो एक्सिलरी टेम्परेचर आता है उससे ओरल टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है, और रेक्टल उससे भी 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है, ओरल से भी। यानी कि रेक्टल एक्सिलरी टेम्परेचर से अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। समझ में आया ये चीज मैंने क्या बोला? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैं रिपीट करूं? ओके, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ओके ओके ओके, ठीक है। नाउ हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। सो जो भी तुम्हारा डिग्री सेल्सियस है इंटू 9/5 प्लस 32, ओके, दैट इज योर डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है,
समझ में आया? यानी कि 36 अगर तुम्हारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो कैलकुलेट करो कितना हुआ, 36 इंटू 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32 यानी 96.8 डिग्री। करो सब लोग कैलकुलेट करो। चलो मान लो कि सेल्सियस में तुम्हारा टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। ओके मान लो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस है। ये फॉर्मूला अपनाओ, वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, ये फॉर्मूला नोट कर लो तुम लोग, ठीक है। नाउ व्हाट आर द साइट्स ऑफ मेजरिंग, बस 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 हो गया हो गया। आई एम वेरी हैप्पी विथ एवरीवन। ओके चलो अभी मुझे ये बताओ व्हाट आर द साइट्स ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। तो एक है ओरल, दूसरा है एक्सिलरी, रेक्टल, वजाइनल, इसोफेजियल फॉर द कोर बॉडी टेम्परेचर, ओके ओके। विच इज द साइट वी प्रेफर इन द डेली ओपीडी, हम कौन सी साइट प्रेफर करते हैं? ओके डिंकल, ओरल और एक्सिलरी दिया है तुमने, ओरल ओरल नहीं बेटा, हम लोग बड़ों का क्या, एक्सिलरी हम लोग सबसे पहले प्रिफर करते हैं, ठीक है। ओरल हम लोग बाद में प्रिफर करते हैं। ओके ठीक है चलो अभी वी विल गो अहेड। नाउ मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। रेक्टल टेम्परेचर इज मोस्ट एग्जैक्ट बट इट इज नॉट मेजर्ड रूटीनली बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंस। जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो हम लोग जनरल थर्मोमीटर से नहीं नापते, जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है उससे हम लोग रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेते। देयर इज अनदर डिवाइस विच इज नोन एज रेक्टल थर्मोमीटर, और उसी से हम लोग रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, लेकिन दैट इज इन द वेरी 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 रेयर केस। बाकी ड्यू टू इनकन्वीनियंस वी आर नॉट यूजिंग द रेक्टल टेम्परेचर, ठीक है। ओरल टेम्परेचर इज कन्वीनियंट बट इट इज अल्टर्ड बाय कोल्ड और हॉट ड्रिंक, smoking for about 10 to 15 minutes. It is not convenient in infant, children and patient who are drowsy, delirious or are mentally deranged. अब समझ में आया कि ओरल टेम्परेचर हम लोग क्यों नहीं लेते हैं। छोटा बच्चा है, एक तो अगर तुम लोगों ने कोल्ड आइसक्रीम खाया है या हॉट कॉफी या फिर स्मोकिंग किया है तो वो टेम्परेचर अल्टर होगा तुम्हारा। दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे होते हैं उनके मुंह में कुछ भी डालो वो निकाल देते हैं, ठीक है। जो पेशेंट ड्राउजी होते हैं वो भी, देयर इज अ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स इन ड्राउजी पेशेंट, डेलीरियस पेशेंट और मेंटली डीरेंज पेशेंट। और बच्चे जो होते हैं उनके मुंह में कुछ भी डालो फटाफट ऐसे बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाई वी आर नॉट टेकिंग ओरल टेम्परेचर रेगुलरली एंड वी आर प्रिफरिंग फॉर एक्सिलरी टेम्परेचर, ओके। एटलीस्ट इन इंडिया, वी आर प्रेफरिंग एक्सिलरी टेम्परेचर। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? देयर इज द मर्क्यूरी थर्मोमीटर, ओके। आइदर अ ग्लास और इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर कैन बी यूज, बट इन रूटीन प्रैक्टिस ग्लास थर्मोमीटर विथ मर्क्यूरी बल्ब इज प्रिफर्ड, ओके। बाकी इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर भी आते हैं, ओके। So this is the glass mercury thermometer. ये जो टेम्परेचर रेंजेस दिख रही है तुम लोगों को, this is 36, this is 37, बीच में this is 36.5. There is a normal calibration is seen, so you have to measure the temperature accordingly. Okay, कैसे करोगे? तो first of all, wipe off the sweat from the axilla of the patient using a tissue paper or cotton. You can give it to the patient and tell him or her to wipe off the sweat first. Otherwise, it will interfere with the body temperature. Okay. Then wash the mercury end of thermometer. ये जो thermometer होता है, तुम सबको दिख रहा है? Are you able to see in video thermometer? Okay. Yes. Okay. चलो, ये जो थर्मोमीटर है इसका ये जो एंड है दिस इज नोन एज बल्ब, और ये मर्क्यूरी एंड बोलते हैं इसको,
ओके, दिस इज हियर इट इज प्रेजेंट द मेटल मर्क्यूरी. क्यों हम लोग और कोई मेटल नहीं और मर्क्यूरी ही प्रिफर करते हैं? एनी आंसर फॉर दैट? व्हाई वी यूज ओनली मर्क्यूरी? वैसे तो मर्क्यूरी इज अ मेटल. डू यू ऑल एग्री? पहले ये बताओ, मर्क्यूरी एक मेटल है कि नहीं है? हाँ, ओके. एंड वेरी गुड आंसर. इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर. वेरी गुड, very good. It is a liquid metal. Yes, I am very much happy with all of you. And low melting point. Yes. Okay, okay, हो गया, हो गया. चलो अभी, और क्या आंसर था? एक आंसर बहुत अच्छा था, हॉट वाला. रुको रुको रुको. ऑन रूम टेम्परेचर इट इज इन फ्लूइड फॉर्म. और एक आंसर था बच्चे का, किसने लिखा था? इट डजंट स्टिक वाला किसने लिखा था? अच्छा, हैप्पी. ठीक है, वो भी एक सही आंसर है उसका, इसलिए. ओके, बस बस मैं हैप्पी हो गई अभी. चलो, नाउ पुट इट बैक इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. क्यों हम लोग उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डालते हैं? बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन एवरी पेशेंट, right? So because we are not going to transmit infection from one person to other by this object, that is why we are putting it in the antiseptic solution. Now note down, sorry, उसको तुम जब भी करते हो किसी भी पेशेंट में, you are supposed to first wash it in the antiseptic solution. Then wash the mercury end of thermometer and shake the thermometer so that the mercury level drops below 36 degree Celsius. तुम्हें उसको मर्क्यूरी लेवल को बिलो 36 डिग्री सेल्सियस, ये जो सिल्वर है शायद वीडियो में अच्छे से नहीं दिखेगा, ये सिल्वर थोड़ा सा है, वो मर्क्यूरी है. ओके, नाउ लेट द थर्मोमीटर बिकम ड्राई एंड पुट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर बिटवीन टू फोल्ड्स ऑफ एक्सिला. एक्सिला के दो फोल्ड के बीच में ये बल्ब रखना है, ये पार्ट नहीं रखना है थर्मोमीटर का, ये बल्ब वाला पार्ट रखना है. And you have to tell the patient to adduct the arm firmly so that the bulb is covered by skin on all the side. और ये क्लॉथिंग के ऊपर नहीं करना है, ठीक है? यू हैव टू रिमूव द क्लॉथिंग एंड देन पुट द थर्मोमीटर, नहीं तो स्किन टच ही नहीं करेगी, टेम्परेचर पता ही नहीं चलेगा. ओके, नाउ रीड आफ्टर 1 या 2 मिनट यू कैन टेक आउट एंड रीड द मर्क्यूरी लेवल. तो जो भी लेवल यहाँ पे दिखेगा वो तुम्हारा टेम्परेचर होगा. ओके, और जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर होते हैं उसमें तो टिन 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 आवाज बजती है, यानी कि तुम्हें निकाल लेने का. देन पुट द थर्मोमीटर इन एक्सिला अगेन एंड रीड आफ्टर 1 मिनट. दिस इज जस्ट टू बी प्रिसाइज. 2-3 बार करो पेशेंट में ताकि टेम्परेचर अच्छे से पता चले. Okay, now repeat the procedure till a stable reading is obtained. Now shake the thermometer again so as to bring the mercury level to below 36 degree. एक बार पेशेंट का हो गया, फिर से तुम शेक करके उसको 36 डिग्री के डाउन ला दोगे और अगेन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश करो. ओके, नाउ नोट डाउन द टेम्परेचर इन केस शीट और चार्ट इट ऑन द टेम्परेचर चार्ट. अभी मुझे ये बताओ, कोरोना में वो डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे फॉरहेड पे रखते हैं, देखा है आप लोगों ने? टेम्परेचर गन. यस, ओके, मुझे पता है किसका रोल नंबर क्या है. इट्स ओके. टेम्परेचर गन इज द राइट आंसर. वो कैसे मेजर करता है, कभी सोचा है? यू सी, यू ऑब्जर्व इन कोरोना, वो लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं रखते. यस, रेडिएशन हीट इज वन ऑफ द आंसर. यस, दे ऑपरेट इट फ्रॉम द far distance. Now electrical device which are kept on forehead, they measure radiant heat from tympanic membrane and nearby ear canal. ये है उसकी actual physiological mechanism. Radiation is very true answer, but this is also from where it comes is from the tympanic membrane of the nearby ear canal. Okay, बस बस हो गया, हो गया, हो गया. ओके, ये समझ में आया तुम लोगों को यहाँ तक कैसे मेजर करना है टेम्परेचर? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड या आई शुड रिपीट इट? ओके ओके ओके, ठीक है. एनीवन हु वांट्स टू गेट इट रिपीटेड?
हाँ, थर्मोमीटर एरर होता है बेटा, वो आएंगे हम लोग उस पर। थर्मोमीटर एरर देर आर, इस थर्मोमीटर एरर हर जगह पे होते हैं। इट कैन हैपन बिकॉज इट इज अल्टीमेटली एन इंस्ट्रूमेंट। पेशेंट को अच्छा लगाने के लिए हम कभी ऐसे भी देखते हैं, पता है, दैट ही हैज अ फीवर और नॉट, राइट, बट दैट कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट मेजरमेंट। ओके ओके, ठीक है। नाउ वी गो अहेड, शुड आई मूव अहेड? ओके, now this, just note this down, all of you kids, just note this down. At rest, what is the temperature? What is the known as febrile condition? Febrile mein what is mild fever, moderate fever, high fever? What is hyperpyrexia? What is subnormal temperature? And what is hypothermia? Please note down this slide in your book. I am giving you 2 minutes for it. बहुत अच्छा, एडवांस्ड बच्चे। Anyone who wants to write, I am giving you 2 minutes, please. This ranges can vary from book to book. Okay, ठीक है, चलो। So what I have taken, it can vary ऐसे 0.1 0.2 डिग्री सेल्सियस हर जगह पे vary हो सकता है। Okay, at rest, our body temperature is generally 36.6 to 37.2 degrees Celsius. That is 98 to 99 degree Fahrenheit. Febrile condition यानी which is more than 37.2, वो कुछ भी हो सकता है, माइल्ड फीवर, मॉडरेट फीवर, हाई फीवर या फिर हाइपरपायरेक्सिया। माइल्ड फीवर क्या होता है? 37.2 टू 38.3 डिग्री सेल्सियस। मॉडरेट फीवर होता है 38.3 टू 40 डिग्री सेल्सियस। हाई फीवर है 40 टू 41.2 डिग्री सेल्सियस। एंड हाइपरपायरेक्सिया, हीट स्ट्रोक जिसको हम जनरली बोलते हैं, दैट इज मोर देन 41.6 डिग्री सेल्सियस। subnormal temperature जो है, that is less than 36.6 degree Celsius, and hypothermia is less than 35 degree Celsius. Okay. Now physiological variation, it is already taken by HOD sir. It is the diurnal variation. It can vary with age, sex, size, food, exercise, atmospheric conditions, sleep, emotions, posture, piloerection, and clothing. I am not going in this detail. It's already taught to you by sir. All the physiological bases are being taught. I will go with the fever ahead. Okay, should I move ahead? Any doubt till now? Okay, okay, no doubt. ठीक है. Okay, okay, okay. चलो. We are going ahead. Now, what is fever or pyrexia? When temperature is more than 37.2 degrees Celsius, it is called fever or pyrexia. ठीक है? और हम लोग जो टेम्परेचर चार्ट बनाते हैं, it is in case of pyrexia, temperature chart should be maintained by measuring and recording body temperature every 4 to 6 hours in order to find out the type or pattern of fever and to judge the progress of the patient. अभी देखो यार सुनो, जब भी पेशेंट को फीवर होता है, ओके, वी आर प्रेफरिंग दैट अगर वो पेशेंट एडमिट है तुम्हारा, तो सिस्टर को हम लोग बोलते हैं एवरी 6 घंटे उसका टेम्परेचर ले, ठीक है? अगर वो है, देन ऑल्सो वी से कि टेम्परेचर लेवानो 6 कलाके एंड देन यू आर गोइंग टू नोट इट समवेयर। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक फीवर जो होता है उसके पैटर्न होती है, वो पैटर्न से हमें डिजीज के डायग्नोसिस इजी हो जाता है। ओके, एंड व्हाई 6 आर पर्टिकुलर? क्योंकि अगर फीवर है एंड दिस इज व्हाट यू आर मेजरिंग इज विथ और विदाउट टेकिंग एंटीपायरेटिक, ठीक है? एंटीपायरेटिक की जो असर होती है जो फीवर के लिए, दैट इज अराउंड 6 आवर्स,
ठीक है, इसलिए। और दूसरी चीज, ये करने से हमें डायग्नोसिस इजी हो जाता है, वो मैं आगे बताती हूँ कैसे। फीवर के भी टाइप्स होते हैं। अच्छा, अब फीवर में भी हम लोग क्या पूछते हैं जनरली, अगर किसी को फीवर आता है, मान लो पेशेंट ने बोला कि मुझे फीवर आता है, कोल्ड है कि नहीं है, यस वेरी गुड। दूसरा क्या, कोल्ड यानी सर्दी, विथ चिल्स, यस रुतम वेरी नाइस आंसर, विथ चिल्स। विथ चिल्स क्यों? Which is the disease which is most commonly presented with fever with chills? Yes, malaria. Other, ठीक है, मलेरिया हो गया। अब दूसरा, typhoid is which is rarely with chills. TB, ओके। B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, ओके नहीं। और एक कॉम्बिनेशन है न्यूमोनिया, यस वेरी गुड, न्यूमोनिया। और एक है यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, यूरिनरी, यस यूटीआई, यस वेरी गुड आंसर। यूटीआई एंड मलेरिया, ये सबसे पहले दिमाग में आता है जब पेशेंट बोलता है आई एम हैविंग फीवर विथ चिल्स। और चिल्स और कोल्ड में डिफरेंस क्या है पता है? चिल्स जो राइगर्स हम लोग बोलते हैं और कोल्ड, ये दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कोल्ड होता है दैट इज जस्ट लाइक सर्दी हुई है, ओके। एंड चिल्स एंड राइगर मींस वो पेशेंट ऐसे ध्रुज रहा है, वो शिवरिंग कर रहा है, दैट इज नोन एज चिल्स एंड राइगर, दैट इज नॉट नोन एज कोल्ड। कोल्ड यानी सिर्फ सर्दी हुई है, ओके। अभी जो फीवर, और फीवर के साथ दूसरा क्या कंप्लेन हो सकता है? कोल्ड डिस्चार्ज होती, वीकनेस किसी ने आगे बोला था, वो भी सही है। दूसरा क्या हो सकता है? हेडेक, यस। बॉडी एक, यस। कफ स्नीजिंग, यस। मान लो अगर फीवर हुआ है ड्यू टू इंफेक्शन इन जीआईटी ट्रैक्ट, तो टॉन्सिल पेन, वो तो एक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा वॉमिटिंग, यस वेरी गुड आंसर, वॉमिटिंग एंड डायरिया, ओके, दैट इज कॉमन इन, यस लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग डायरिया इज वेरी कॉमन इन टाइफाइड फीवर, ठीक है। दूसरा है, मान लो अगर पेशेंट को नोजिया, ओके, नाउ लिसन टू मी, ओके। अभी मान लो पेशेंट को फीवर है एंड पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद वॉमिटिंग, ओके। जनरली तुम्हारे माइंड में आएगा कि उसको जीआईटी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन और कोई सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को वॉमिटिंग और फीवर है? एनी अदर सिस्टम, एनी अदर डिजीज अदर देन जीआईटी? एनी गेसेस? अदर देन जीआईटी बेटा, अदर देन जीआईटी और कौन सी सिस्टम में ऐसा हो? टाइफाइड इज जीआईटी, other than gastrointestinal system, which is, yes very good, 137 roll number, meningitis, that is very good answer। अगर neck rigidity है पेशेंट को, अगर फीवर है और सडन वॉमिटिंग की कंप्लेन लेके आ रहा है और neck rigidity है, then meningitis is the most common cause, okay, ठीक है। सो नाउ वी विल गो अहेड विद द फीवर। फीवर के जो टाइप होते हैं उसमें है कंटिन्यूअस फीवर, किसी को आ सकता है, किसी को इंटरमिटेंट फीवर आता है, किसी को रिलैप्सिंग फीवर आता है। अब रिलैप्सिंग फीवर, मुझे एक कंडीशन बताओ जहां रिलैप्सिंग फीवर इज वेरी कॉमन, एक कंडीशन बताओ जहां रिलैप्सिंग फीवर इज वेरी वेरी कॉमन, उसका एक नाम ही है, एनी गेसेस? ओके, इट इज मलेरिया, ठीक है, मलेरिया। मैं आगे जाती हूँ, आगे पता चलेगा, चलो वी गो अहेड, ठीक है। अभी जो इंटरमिटेंट फीवर है वो हम पहले लेंगे, ओके। पेशेंट हैज अ फीवर डेली फॉर सेवरल आवर बट इट टचेस नॉर्मल वंस ड्यूरिंग 24 आवर, यानी कि पेशेंट को फीवर डेली आता है लेकिन एक बार वो नॉर्मल बेस लाइन को टच करता है। कैसे? ये देखो,
ये ग्राफ में ये दिख रहा है तुम लोगों को, एक बार वो बेस लाइन को टच कर गया दिन में एटलीस्ट एक बार, ओके, दैट इज योर इंटरमिटेंट फीवर। एटलीस्ट एक बार वो टच करता है बेस लाइन को, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है टीबी, मलेरिया, एप्सेस। एप्सेस से भी फीवर होता है बॉडी में, कोई भी कंडीशन, इन्फेक्शन, इवनिंग राइज ऑफ फीवर भी होता है, वो टीबी में मोस्ट कॉमन है। लेकिन बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो फीवर आता ही है, ओके। और कौन सी कंडीशन है एक्सेप्ट इन्फेक्शन जहां पे फीवर आता है? एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम वो फीवर नहीं होता बेटा, वो सिर्फ टेम्परेचर 0.5 डिग्री जैसा ऊपर नीचे होता है, वो ओव्यूलेशन में होता है। एक्सेप्ट रिसेप्टर डिसफंक्शन तो बहुत नहीं बेटा, नहीं, आरबीसी डिस्ट्रक्शन भी नहीं। वैकेशन, वैकेशन में फीवर आता है? या फिर तुम वैक्सीनेशन लिखना चाह रही थी? हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस कंडीशन में, ओके, लीजन इन द हाइपोथैलेमस, अच्छा अच्छा। और एक किसी ने बताया वैक्सीनेशन के बाद कोई कुछ बोल रहा था, एलर्जिक रिएक्शन, ओके। लो बीपी नहीं बेटा, हाइपोटेंशन में फीवर होना जरूरी नहीं है। और एक कंडीशन जिसमें माइल्ड माइल्ड फीवर रहता है, नियोप्लास्टिक कंडीशन, कैंसर इन द बॉडी, यस, ओके। अभी आते हैं हम लोग, ओके ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सेप्टिसीमिया। अब सेप्टिसीमिया क्या है तुम लोगों को पता है? व्हाट इज सेप्टिसीमिया? कैन एनीवन आंसर मी? नॉर्मल भाषा में बोलो, नॉट यस जॉन्डिस में फीवर होता है, वो इन्फेक्शन ही है। अच्छा, सेप्टिसीमिया क्या होता है बेटा? सेप्टिसीमिया, मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, तुम नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हो। एक्यूमुलेशन ऑफ सेप्सिस इज नॉट अ गुड वर्ड। ब्लड पॉइजनिंग, चलो ये एक अच्छा शब्द ले आइए, ओके। मान लो तुम्हें कोई जगह पे इन्फेक्शन हुआ है, और अगर वो इन्फेक्शन जब भी होता है बॉडी में, नाउ लिसन टू मी, जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, ओके, देन यू विल लर्न इन पैथोलॉजी कि इंफ्लामेटरी सिस्टम एक्टिवेट होती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन बॉडी में एक्टिवेट, वो जो इन्फ्लामेशन होता है वो सेप्सिस को पूरे बॉडी में नहीं फैलने देता है। लेकिन इन सम सीवियर कंडीशन, स्पेशली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्सिस कभी भी हो सकता है। यानी कि वो जो तुम्हारा सेप्सिस है वो पूरी बॉडी में फैल गया, पूरे ब्लड से, दैट इज नोन एज सेप्टिसीमिया। इट इज नॉट एक्सेस ब्लड लॉस, रॉन्ग आंसर, ठीक है, ओके। तो तुम्हें वो पूरी बॉडी में तुम्हारा वो सेप्सिस फैल जाएगा और लास्ट में ऑर्गन, एंड ऑर्गन डैमेज हो जाता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। वो वायरल इन्फेक्शन में रेयर होता है, इट इज ऑलवेज मोर इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ओके। तो जो सेप्टिसीमिया होता है, अब पूरे ब्लड में इंफेक्शन फैल गया है, ओके, सो अल्टीमेटली क्या होगा? फीवर आएगा, लेकिन फीवर में वो एक बार फीवर आएगा, फिर स्पाइक कैन गो बिलो बिलो द सब, मतलब सब नॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। दैट इज, दिस इज नोन एज हेक्टिक फीवर। वो हाई स्विंग दिखाता है, फिर नॉर्मल टच होता है, और वो शायद सब नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। ग्राफ उसका ऐसे जाता है नहीं क्या ग्राफ इसमें? फीवर का नहीं है ग्राफ, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ व्हाट आर द पैटर्न ऑफ इंटरमिटेंट फीवर? या तो वो क्वाटिडियन होता है, टर्शियन, क्वार्टन और रेमिटेंट।
नाउ लिसन हियर प्रॉपर्ली, रेमिटेंट फीवर और रिलैप्सिंग फीवर दोनों अलग चीज है. ओके, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज रिमिटेंट फीवर एंड व्हाट इज रिलैप्सिंग फीवर. अभी हम लोग इसके एक एक पैटर्न को पढ़ेंगे. क्वार्टिडियन फीवर, फीवर अकर्स डेली, रोज एक बार फीवर आता है. टीबी में इट इज इवनिंग राइज, यूटीआई, पी फाल्सीपेरम, मलेरिया. ठीक है, उसका ग्राफ जो है वो ऐसा होता है. ओके, एक बार रोज दिन में फीवर आता है. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज टर्शियन फीवर. टर्शियन फीवर यानी फीवर इज नोटेड एवरी 48 आवर, यानी कि अल्टरनेट डे को फीवर आता है, ऑफन एट द सेम टाइम ऑफ द डे. ओके, दैट इज इन पी वाइवेक्स मलेरिया. ये देखो, इट अकर्स इन एवरी 48 आवर, यानी कि एक दिन फीवर आया, एक दिन नहीं आया, फिर फीवर आया, फिर नहीं आया. दैट इज द टर्शियन फीवर पैटर्न. और क्वार्टन फीवर जो होता है वो 72 आवर में एक बार आता है, यानी कि एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है, एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है. ओके, सो दैट इज इन द पी मलेरिया इन्फेक्शन. ये जो प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया होता है, उसके 4 टाइप होते हैं. ठीक है, पी ओवल, पी वाइवेक्स, पी मलेरी एंड पी फाल्सीपेरम. तो ये जो पी मलेरी इन्फेक्शन है, प्लाज्मोडियम मलेरी इन्फेक्शन, वो क्वार्टन फीवर में होता है. अभी जो रेमिटेंट फीवर है उसको पढ़ो ठीक से. फीवर इज नोटेड ऑल थ्रू आउट द डे, but the difference between maximum and minimum temperature is more than 1 degree Celsius. ठीक है, फीवर इज नोटेड ऑल थ्रू आउट द डे, लेकिन जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होता है, दैट इज मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस. इट इज इन सेकेंड वीक ऑफ टाइफॉइड. ये है, दिस इज रेमिटेंट फीवर. ओके, और जो कंटिन्यूअस फीवर है वो भी दिन में रोज मतलब होता ही रहता है, वो कंटिन्यूअस है, लेकिन उसका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस इज लेस देन 1 डे. दिस वन, दैट इज सस्टेन और कंटिन्यूअस फीवर. लेकिन अगर मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, देन इट इज, ये है उसका मिनिमम पॉइंट, ये है उसका मैक्सिमम पॉइंट. ठीक है, देन इट इज रेमिटेंट फीवर. और ये इसमें मिनिमम और मैक्सिमम में 1 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस है, दैट इज कंटिन्यूअस. फीवर दोनों में ही पूरे दिन रहता है. ठीक है, तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ. रेमिटेंट फीवर में भी फीवर पूरे दिन रहता है, और कंटिन्यूअस फीवर में भी फीवर पूरे दिन रहता है. बट रेमिटेंट में उसका डिफरेंस, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर अगर 24 आवर नोट करो, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर आता है और जो मिनिमम टेम्परेचर आता है, उसका डिफरेंस मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस होता है. और जो ये वाला है कंटिन्यूअस, उसमें लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? ये कंसेप्ट समझ में आया रेमिटेंट और सस्टेन फीवर का? ओके, ठीक है, आई एम गोइंग अहेड. ठीक है, सस्टेन में कैसे, मतलब क्या बोल रहे हो? देखो, सस्टेन में जो मिनिमम है, ये मिनिमम फीवर ये वाला है. ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट, और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है उसका, दोनों के बीच में 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. ओके, और ये जो रेमिटेंट फीवर है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के बीच में 1 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस होगा. ठीक है, ओके. और अभी आते हैं हम लोग रिलैप्सिंग फीवर पे. ठीक है, रिलैप्सिंग फीवर में ऐसा होता है, कुछ दिन फीवर आता है, 2-3 दिन, फिर बिल्कुल नहीं आता है कुछ दिन, फिर वापस से शुरू होता है, फिर कुछ दिन बिल्कुल नहीं आता है. दैट इज रिलैप्सिंग फीवर. यानी कि अगर आप लोगों ने सुना हो, ऐसा मुझे बताओ, आपने कभी सुना है कि किसी को जॉन्डिस हुआ या किसी को टाइफॉइड हुआ, और ऐसा सुना है कि एने फरी उथलो आयो? ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? एने फरी उथलो आयो, मलेरिया थयो तो एने फरी उथलो आयो. दैट इज नॉट रिकवरिंग फीवर. हाँ, ऐसा सुना है आप लोगों ने कि उथलो आयो, यानी कि दैट इज रिलैप्सिंग फीवर. ठीक है, कुछ दिन आता है, फिर वो ठीक हो जाता है पेशेंट, और कुछ दिन बाद फिर से वो एक्टिवेट होता है फीवर. और वो क्यों होता है, वो उसकी एक मैकेनिज्म है,
वो मैकेनिज्म तुम माइक्रोबायोलॉजी में जाके पढ़ोगे, इस लेवल पे मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो जो प्लाज्मोडियम है, खास करके वो मलेरिया में होता है, और वो जो प्लाज्मोडियम है, वो प्लाज्मोडियम स्पीशीज की, स्पेशली फाल्सीपरम, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से ये रिलैक्सिंग फीवर आते हैं। ओके, सो यू विल ऑल्सो इन कोरोना, कोरोना में भी होता है, हाँ, ये तुम आगे जाके माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। बट यू रिमेम्बर व्हाट इज रिलैक्सिंग फीवर, ठीक है। कुछ दिन फीवर आता है, कुछ दिन नहीं आता है, फिर कुछ दिन फिर से आता है। ओके, नाउ व्हाट इज कंटिन्यूअस फीवर, मैंने आप लोगों को बता दिया है, दैट इज इन द फर्स्ट वीक ऑफ टाइफॉइड। रिलैप्सिंग फीवर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ये पढ़ने के लिए that of febrile stage for some days. Again, there is a stage of fever for some days, followed by a febrile period for some day, and the cycle goes on. ये स्पेशली होता है, ये फॉल एब्स्टेंट फीवर इन हॉजकिन डिजीज। हॉजकिन डिजीज जो है, दैट इज अ टाइप ऑफ लिम्फोमा, ठीक है। ब्लड सेल जो है, लिम्फोसाइट्स, उसका कैंसर, इट्स अ टाइप ऑफ लिम्फोमा। उसमें जो फीवर आता है उसको हमने एक नाम दिया है, दैट इज फॉल एब्स्टेंट फीवर। ये डिटेल पैथोलॉजी में पढ़ोगे नेक्स्ट। ब्रुसेलोसिस जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बोरेलिया भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया भी है। और साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया में तो कैरेक्टरिस्टिक है कि फीवर एवरी 21 डेज को आता है। ओके, ठीक है। Now double spike of fever in a day. This occur in mixed malaria infection, Kala Azar, miliary TB, endocarditis due to gonococci, and rheumatoid arthritis of juvenile type. Okay? अब एक आता है factitious fever, ठीक है। मान लो तुम लोगों को बोला, अभी एक एडवर्टाइज आती है, पता है तुम लोगों को, यूट्यूब पे तुम लोगों को पता है एक एडवर्टाइज आती है जिसमें उसकी मम्मी बोलती है कि ताई जी के यहाँ फंक्शन में जाना है, और वो लड़की ये थर्मोमीटर लेके चाय में डुबो देती है। देखिए ये ऐड किसी ने? ड्रीम 11 देखो, सब पता होता है, ठीक है। तो ये ऐड जो होती है, ओके ओके, बस बस हो गया। ये जो ऐड है दैट इज फैक्टिशियस फीवर, ठीक है। अब तुम लोगों को ये याद रह जाएगा फैक्टिशियस फीवर क्या होता है। उसमें फीवर एक्चुअली में नहीं होता है, लेकिन पेशेंट उसको मैनिपुलेट करता है, ठीक है। वो उसको मैनिपुलेट करता है, अगर उसको कहीं नहीं थर्मोमीटर को डुबा देगा। और ये अगर साइकियाट्रिक पेशेंट में है, देन इट नीड्स दैट इज नोन एज मैलिंग्रिन, ठीक है। नॉर्मली तो क्या होता है कि लोगों को कहीं नहीं जाना होता है तो फीवर का बहाना बनाते हैं, लेकिन अगर साइकियाट्रिक या हॉस्पिटलाइज पेशेंट ये कर रहा है, देन इट इज नोन एज मैलिंग्रिन। ओके, समझ में आ गया सबको? छोटे बच्चे को स्कूल नहीं जाना है, दूध में वो थर्मोमीटर डुबो देगा। करते थे कभी तुम लोग? बहुत अच्छा, वेरी गुड। हेडेक का बहाना नहीं करते थे बच्चे, अच्छे। चलो ठीक है, ओके ओके, वी विल गो अहेड। चलो चलो, now what is the causes of fever with rigors? Malaria, pneumococcal pneumonia, acute UTI, influenza, abscess anywhere in the body, acute filariasis और IV drip fever। अच्छा मुझे ये बताओ, IV drip fever जो है, ठीक है, मान लो एक पेशेंट को तुमने एडमिट किया, उसका सब ठीक हो गया, तुमने उसको एंटीबायोटिक चढ़ाई, तुमने उसको एंटीपायरेटिक्स दी, और तुमने उसको आईवी ड्रिप से दी, ठीक है। और फिर तो फीवर आया उसको, जब तुम डिस्चार्ज देने वाले थे तब फीवर आया। वो क्यों आया होगा? मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम भी एक चीज बताई थी, एक वर्ड बताया था, क्या था वो? याद है किसी को? सुरभि, क्या हुआ? यू रेज्ड योर हैंड, एनी डाउट? सुरभि, रिपीट, ठीक है। मान लो एक पेशेंट है, उसको तुमने एडमिट किया,
एंटीबायोटिक चढ़ा है, आईवी ड्रिप से डिस्चार्ज करने वाले थे 5 दिन के बाद और उसको फीवर आया, तो वो क्या रीजन है? ड्यू टू हॉस्पिटल डिजीज। ओके, वो तो एक हो ही सकता है आइट्रोजेनिक, लेकिन और मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद उस वक्त मैंने ये बात बताई थी, क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्टेड आईवी और यूज आईवी मेडिकल एरर। ठीक है, नहीं सब कुछ अच्छे से था, फिर भी क्या कैसे हुआ? ओके, मैंने नहीं, हाइपोटेंशन नहीं, मैंने बताया था तुम लोगों को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, बताया था तुम लोगों को, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बताया था मैंने। हाथ ना, नीडल वाला थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ओके, इट इज द जो वेन्स है, वेन्स तुमने जिसमें डाला है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ दैट वेन विच कॉजेज द आईवी ड्रिप फीवर. Okay, it is known as thrombophlebitis and this is a hazard of blood transfusion. तो इसको याद रखना है. ओके, ठीक है. अभी देखो कुछ लोगों को ना बॉडी टेम्परेचर ही ऐसा लो ग्रेड फीवर रहता ही है. विच आर द कंडीशंस? वो है क्रॉनिक इन्फेक्शंस लाइक टीबी, एड्स, chronic respiratory infections, chronic UTI, malignancy, particularly lymphoma and leukemia, sarcoidosis, connective tissue disease like systemic lupus erythropoiesis, endocrine disease like hyperthyroidism. ठीक है, तुम लोगों को ये सारे याद रहे ना रहे, सिर्फ टीबी याद रखना, एड्स याद रखना, क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन याद रखना और हाइपरथायरॉयडिज्म याद रखना. ठीक है, हाइपरथायरॉयड के जो पेशेंट होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता ही है, जनरली लो ग्रेड फीवर उनको रहता है. इन सच केसेस फीवर वुड बी ऑफ लो ग्रेड एंड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन. Okay, low grade fever may also be present in case of acute myocardial infarction due to absorption of necrous tissue. ओके, तो तुम लोगों को ये बेसिक कॉजेज याद होने चाहिए. ये मैलिग्नेंसी और सार्कोइडोसिस, कनेक्टिव टिश्यू एसएलई याद नहीं रहेगा तो चलेगा. ठीक है. नाउ वन थिंग इज नोन एज पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन. अभी इसमें लिखो एक चीज है जो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है. फीवर रहता ही है लेकिन पता नहीं चलता क्यों रहता है. उसके लिए हमने एक रूल बनाया है. इट इज नोन एज रूल ऑफ 3. लिख लो कहीं पे. It is known as rule of 3. नहीं, ये गलती से मैंने कोई भेजा. एवरीवन कहाँ है? हाँ, it is known as ठीक है, दिस इज नोन एज रूल ऑफ 3. क्या है वो रूल ऑफ 3? ठीक से सुनो. अकॉर्डिंग टू न्यू क्राइटेरिया, temperature of more than 38.3 degrees Celsius on several occasions for more than 3 weeks in a patient who has been examined and investigated for fever for 3 OPD visit or 3 days in hospital without elicitation of any cause is known as pyrexia of unknown origin. सिंपल भाषा में उसको 38.3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रहता है. कितने टाइम? मोर देन 3 वीक. एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन तुमने सब करवा दिए हैं. कब तक? 3 ओपीडी विजिट या 3 डेज इन हॉस्पिटल, लेकिन कोई कॉज नहीं मिल रहा है. दैट इज नोन एज पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन. आया सबको समझ में? ये सिर्फ तुम्हें सिंपल भाषा में अभी याद होना चाहिए. जब फाइनल ईयर में मेडिसिन में जाओगे तो यू हैव टू नो द परफेक्ट डेफिनेशन. अभी से याद करनी है तो अभी से याद करो, लेकिन इसको याद, ये चीज वाइवा में आ सकती है. इट कैन बी योर क्रेडिट क्वेश्चन. ओके, ठीक है.
Repeated history taking and physical examination, particularly searching for any focus of infection or appearance of new physical finding, is many times rewarding in diagnosis of cause of pyrexia of unknown origin. यानी कि तुम इन्वेस्टिगेशन करवाते रहो, कभी कुछ मिल जाएगा, ऐसी सिचुएशन. ठीक है. Okay, now what is hyperpyrexia? ठीक है. हाइपरपायरेक्सिया इज टेम्परेचर मोर देन 41.6 डिग्री सेल्सियस. उसके कॉजेज है हीट स्ट्रोक, पॉन्टाइन हिमरेज, थायराइड क्राइसिस, स्टेटस एपिलेप्टिकस, सेप्टिसीमिया, फियोक्रोमोसाइटोमा और हाइपरथर्मिया सिंड्रोम. देयर इज नो रिस्पांस टू एंटीपायरेटिक. ओके, अब ये एक एक हम लोग लेंगे. ठीक है, एक एक में लेंगे. हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक तक तुम लोगों को समझ में आता है. व्हाट इज हीट स्ट्रोक? What is heat stroke? कब होता है heat stroke? वेरी गुड. दिन में. वो तो मुझे भी पता है, रात को नहीं होगा भाई. Exposure to high temperature not suitable for us. Okay. अच्छा. Dizziness, dehydration तो उसके symptoms है. ठीक है. मेन तो यही है कि इट इज एक्सट्रीम हीट फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर जो टेम्परेचर से हम लोग कभी एडजस्ट ही नहीं हुए, वो टेम्परेचर का एकदम से एक्सपोजर. ओके, ठीक है ना. ओके. चलो, हीट स्ट्रोक तो तुम लोगों को पता है. विटामिन सी लेस नहीं होता है वो, दैट इज नॉट अ रीजन फॉर हीट स्ट्रोक. ठीक है. चलो, नाउ व्हाट इज स्पॉन्टाइन हिमरेज? अभी सुनो. पॉन्टाइन हिमरेज एक कंडीशन है जहां पे तुम्हें जो पॉन्स है वहां पे हिमरेज इज वेरी कॉमन. बट ये चीज इस सर्जिकल बेसिस पे हम नहीं जाएंगे. सिर्फ इसका तुम्हें एक कॉमन कॉज याद रखना है. ओके, दैट इज एट योर लेवल, फर्स्ट ईयर लेवल. उसका किसी को पता है क्या है कॉज पॉन्टाइन हिमरेज का? एनी गेसेस? नहीं बेटा, पॉन्टाइन ग्लायोमा ठीक है. नहीं, मैं मोस्ट कॉमन कॉज कह रही हूँ जो हॉस्पिटल से हो सकता है. जो हॉस्पिटल से हो सकता है, सुनो, जो हॉस्पिटल से हो सकता है. एक एडमिटेड पेशेंट है, उसमें हमसे हो सकता है. सिर्फ पता है किसी को? पॉन्टाइन हिमरेज जो है वो हॉस्पिटल में हमारी वजह से कैसे हो सकता है? हम डॉक्टर्स की वजह से या सिस्टर की वजह से? नहीं, इन्फेक्शन नहीं. हम तो कहाँ इन्फेक्टेड है, हम लोग नॉर्मल लोग, ऐसा समझ लो. वाइल इंजेक्टिंग नहीं. इंजेक्टिंग से कुछ आगे जा सकते हो. नहीं बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इससे कोई लेना देना नहीं है. अच्छा ठीक है, इंजेक्टिंग पे तुम आए हो. अच्छा मुझे ये बताओ, जब पेशेंट एडमिट होता है, नहीं वैक्सीन नहीं, जब पेशेंट एडमिट होता है, अब सुनो, तो तुम लोग उसको क्या चढ़ाते हो? नहीं, क्या चढ़ाते हो जब पेशेंट एडमिट होता है? अरे, सलाइन. ओके, आई एम गेटिंग द आंसर. वेट नाउ, ग्लूकोज नहीं, सलाइन. ओके, सलाइन में कंटेंट क्या होता है? सोडियम. ओके, नाउ लिसन टू मी हियर प्रॉपर्ली. जब पेशेंट को व्हाट इज हाइपरनेट्रीमिया, वो पता है? व्हाट इज हाइपरनेट्रीमिया? एक्सेस सोडियम. ओके, मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सोडियम. बस हो गया.
एक्सेस सोडियम है और इट इज नॉर्मल रेंज है सोडियम की 135 टू 140 मिलीलीटर, अगर 145 से ज्यादा सोडियम है तो हम लोग क्या करेंगे, वो सोडियम को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, उसको डिक्रीज करने की कोशिश। ओके, अब उसका 145 है और नॉर्मल रेंज हमें लानी है बिलो 135, तो क्या करोगे तुम लोग? सोडियम करेक्शन दोगे, ठीक है, सोडियम करेक्ट करना है तुम लोग को। ओके, सोडियम करेक्शन करोगे, लेकिन यू हैव टू डू इट वेरी वेरी स्लोली, समझे? इफ यू डू सोडियम करेक्शन, अगर 145 से सडनली तुमने 135 ला दिया, देन इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पॉन्टाइन हेमरेज। आया समझ में? आया समझ में? मैकेनिज्म हम पैथो में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ओके, ठीक है। एक चीज याद रखो लाइफ में, मेडिकल करियर में, जब भी कुछ चीज ज्यादा होती है बॉडी में तो उसका करेक्शन तुम सडनली नहीं कर सकते हो, यू हैव टू टेपर इट स्लोली। वो चाहे तुम स्टेरॉइड दे रहे हो या फिर इवन हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया जो कंडीशन है उसमें भी तुम्हें स्लोली स्लोली टेम्परेचर डाउन देती हूँ। तुम लोग मान लो 4 रोटी खाते हो, ठीक है, और मैं उस बंदे को एक ही रोटी दूं तो क्या होगा? सडनली मान लो उसने कहा कि मुझे डाइटिंग करना है और मैंने उसको पहले ही दिन एक रोटी दे दी और वो रोज 4 या 5 रोटी खाता है, तो क्या होगा उसको? स्टार्वेशन, डायरेक्ट स्टार्वेशन। बेसिक क्या होगा उसको? चक्कर आ जाएंगे या वीकनेस, चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। और वैसी सेम चीज है, जब बॉडी भी आपका बहुत ज्यादा हो गया हो तो आप उसको सडनली वेट डाउन नहीं कर सकते, हाइपोग्लाइसीमिया, यस, ठीक है। तो यू हैव टू स्लोली तुम्हें उसको रिड्यूस करना है। वो 5 रोटी खाता था, पहले दिन उसको 4 दो, फिर 3, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी स्लोली कर सकते हैं। लेकिन लेट्स गो टू द रिवर्स, अगर बंदा 2 ही रोटी खाता है और उसको मैंने 6 रोटी खिला दी तो क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं होगा, यस, वेरी गुड आंसर। ऐसे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा इनडाइजेशन होगा या वॉमिटिंग होगा या फिर वो खाएगा ही नहीं, वेरी गुड, ठीक है, सो जाएगा, ठीक है। यानी कि व्हाट यू आर गेटिंग मैसेज फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, क्या मैसेज मिला? कि जब भी ज्यादा कुछ होता है तो उसको सडनली तुम डाउन नहीं कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से बढ़ाना है तो यू कैन, लेकिन ज्यादा से कम करना है तो वो ग्रेजुअली कम करते हैं। ओके, सो pontine hemorrhage is the cause, major cause is incorrect sodium correction, sudden sodium correction, ठीक है। थायराइड क्राइसिस, अब हम जाते हैं थायराइड क्राइसिस। थायराइड क्राइसिस में ड्यू टू हाइपरथायराइडिज्म, स्टेटस एपिलेप्टिकस। अच्छा, मुझे ये बताओ स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, पता है किसी को? स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है? अच्छा, किससे रिलेटेड होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस? थर्ड, फोर्थ कॉज जो मेरे स्लाइड में दिख रहा है, चौथा कॉज जो है स्टेटस एपिलेप्टिकस, वो किससे होता है? सीजर, यस, वेरी गुड, ठीक है, सिंपल भाषा में सीजर। ओके, स्टेटस एपिलेप्टिकस, और एक है फेब्राइल एपिलेप्सी, सुना है किसी ने? छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा फीवर आ गया और उसको खींच आने लगी, सीजर्स आने लगे, ऐसा सुना है आप लोगों ने? अप टू 5 ईयर ऑफ एज, यस, दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ, वो हाइपरपायरेक्सिया का वो भी एक कॉज है, ठीक है। दूसरा है रिवर्स होता है, दोनों साइड से हो सकता है, फीवर की वजह से एपिलेप्सी भी आ सकती है, एपिलेप्सी की वजह से फीवर भी आ सकती है। ओके, ठीक है। सेप्टिसीमिया तो मैंने बता दिया, ब्लड में इंफेक्शन। फियोक्रोमोसाइटोमा, इट इज द ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड एंडोक्राइन में पढ़ोगे, इट इज द ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। और हाइपरथर्मिया सिंड्रोम्स जो है उसमें कोई भी एंटीपायरेटिक दो उसको असर ही नहीं होता, ठीक है, वो याद रखने की इतनी जरूरत नहीं।
लेकिन ये आगे के कॉजेस सिर्फ याद रख लें। जो हमने बोला था फीवर के साथ क्या क्या हो सकता है, पेशेंट कंप्लेन, और एक चीज हाइपर जो है पायरेक्सिया, उसको भी तुम सडन करेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, नहीं तो वो भी हिमरेज कर सकता है, वो हाइपोथैलेमस कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ओके, सो यू आर नॉट गोइंग टू करेक्ट इट सडनली, यू आर गोइंग टू करेक्ट इट स्लोली ग्रेजुअली। कैसे करोगे हाइपर पायरेक्सिया को करेक्ट? क्या देते हैं? पैरासीटामोल, वेरी गुड। और क्या देते हैं? पैरासीटामोल से भी ऊपर वाली ड्रग, एंटीपायरेटिक और नॉन इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड, ठीक है, एनसेड्स, दोनों तो आ गई पीसीएम में। अच्छा मुझे ये बताओ, और एक ड्रग है एक्सेप्ट फॉर एनसेड्स एंड पैरासीटामोल जो फीवर को सबसाइड कर सकती है, क्या? कौन सा मॉलिक्यूल? जो हम लोग कोरोना में देते भी है अगर फीवर बहुत ज्यादा रह रहा है। एनी गेसेस? फेब्रिफ्लू एंटीवायरल तो ठीक है, लेकिन फीवर के लिए एंटीवायरल इज फॉर द वायरस। एस्पिरिन नहीं बेटा, एस्पिरिन इज अ वीक एंटीपायरेटिक। एजिथ्रोक्लोरोक्विन वो सब तो एंटीबायोटिक है। ब्रूफेन तो ये है एनसेड, एक्सेप्ट एनसेड एंड एंटीपायरेटिक। एसिटामिनोफेन इज पैरासीटामोल। बट आई एम हैप्पी कि आप लोग ये आंसर्स दे रहे हो। Naproxen is also NSAID, Namsen P is also NSAID. एपिनेफ्रिन से थोड़ा थोड़ा आगे जाओ। अच्छा मैं आंसर बता देती हूँ, स्टीरॉइड, ठीक है, इट इज स्टीरॉइड, समझे? स्टीरॉइड कैन ऑल्सो एक्ट एज एंटीपायरेटिक, ओके। अच्छा आप मुझे ये बताओ, किसी को डेंगू हुआ है, किसी को डेंगू हुआ है, चलो सबसे पहले तो ये बताओ, एनसेड जो मैं बोल रही हूँ, नॉन स्टीरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, एनसेड, ठीक है, जिसमें ब्रूफेन आता है, एसिक्लोफिनेक, डाइनेपेर, वो सब आता है, उसकी मेजर साइड इफेक्ट क्या है? पेप्टिक अल्सर, ओके, पेप्टिक अल्सर से क्या होता है? नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन सप्रेस तो उसकी एक्शन है, लेकिन पेप्टिक, मैं साइड इफेक्ट की बात कर रही हूँ। एसिडिटी होती है, और क्या होता है? ब्लीडिंग पीआर, ब्लीडिंग पीआर, पता चला, पर रेक्टल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इन फीसिस, ओके, बस बस बस, सॉरनेस और वो सब नहीं, मैं सिर्फ मेजर साइड इफेक्ट की बात कर रही थी जो खराब है, दैट इज पेप्टिक अल्सर से डिसेंट्री, ओके, वो नहीं नहीं बेटा, बाइकार्बोनेट लो वो सब बहुत रेयरली होता है, लेकिन ब्लीडिंग अल्सर इज वेरी कॉमन एंड इट कैन लीड टू एनीमिया। कैन इट लीड टू एनीमिया? ब्लड जा रहा है स्टूल से तो वो एनीमिया लीड कर सकता है, ओके। अब मुझे ये बताओ, डेंगू फीवर में एनसेड दे सकते कि नहीं दे सकते? डेंगू फीवर में एनसेड दे सकते कि नहीं दे सकते, जो ब्लीडिंग कॉज करती है? नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि डेंगू इज इटसेल्फ अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, वो खुद ही एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसलिए हम लोग उसमें एनसेड कभी नहीं देते, वी गिव ओनली पैरासिटामोल, और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं? ठंडा पानी ना पोता, ओके, ठंडा पानी ना पोता, समझते हो? ठंडा पानी लेके, वो रुमाल ऐसे लेके उसके सिर पे रखते हैं पेशेंट, ओके, और पैरासिटामोल देते हैं, ओके। चलो वी गो अहेड नाउ। ये सब जो मैंने बताया, अच्छा फीवर का एक और एकम्पनेमेंट होता है, वो है टेकीकार्डिया, पेशेंट को टेकीकार्डिया भी होगा, ओके। वेरी हाई फीवर में ओकेजनली भी एसोसिएटेड विद डेलीरियम, ठीक है, पेशेंट डेलीरियम यानी इट कैन लीड टू WBC की मरमर, ठीक है, चलो ओके, मरमर तक मत जाओ, पहले टेकीकार्डिया पे आते हैं। सबसिडेंस ऑफ मरमर तो कार्डियक डिजीज में होता है बेटा,
subsidence of fever, as fever subside patient feel better with or without antipyretic drug. fever may subside rapidly precipitously with profuse sweating or lysis. देखना जब भी फीवर आता है ना स्वेटिंग ज्यादा होती है. स्वेटिंग क्या है? हीट लॉस मैकेनिज्म है कि नहीं है? फीवर में हाई बीपी बहुत कम होता है बेटा, हाइपोटेंशन ज्यादा होता है. ओके ठीक है. अब हाइपोथर्मिया कब कब हो सकता है? हाइपोथर्मिया इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टू यू. रेंज तो मैंने आगे बताई है. You are not supposed to write such things in chat box, okay? This everything is getting recorded. Roll number 26. We are friendly with you doesn't means you can write anything in the chat box. Hypothermia, old age, hypothyroidism, exposed to cold without proper precautions, barbiturate poisoning, advanced hypoglycemia, hypopituitarism, adrenal crisis, altered thermoregulation due to head injury, sepsis, and certain drugs like lithium, phenothiazine, opiate, and alcohol. इसमें से you have to remember some of the causes. ठीक है? You are to remember some of the causes. Just note that down. Okay. Any questions? Okay. Write your roll number in the chat box. Okay, thank you.